आई, पेंडेमिक की क्लैरिटी आ गई, क्या आई बोलो, याद करो। सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हो। हाँ, और सारी चीज आपके सेकंड हाउस पे फोकस हो रहा है, वो भी आपने क्लैरिटी ली होगी। जैसे आपका ENT, आईज, थ्रोट एंड ईयर्स एंड आपका स्मॉल ब्रेन, ये चारों चीज अभी इफेक्ट में आएगी। ठीक है, अभी लास्ट टाइम हमने मेरे ख्याल से जो भी स्पाइनल कॉर्ड और ये सब 6th हाउस तक किया है, राइट। लोअर एब्डोमेन, यस यस, अपन 6 हाउस तक गए थे। अभी 6 हाउस में लास्ट आया आपका लोअर एब्डोमेन, स्वादिष्ठान चक्र, और पीछे की आपके जो 16 से लेके 32 तक के मणके, राइट। यहाँ तक हुआ ना। बस बस, अभी 6th हाउस में लोअर एब्डोमेन है तो ओवरीज आएगी। लेडीज में ज्यादा ओवरी का कैंसर और उसका बहुत होता है, अंडाशय जहाँ से अंड की उत्पत्ति होती है, तो उसका जो भी प्रॉब्लम्स आता है यहाँ का कैंसर हो सकता है। आप समझे। तो ये जो आपका जो ये जो हमारा बॉडी का जो पोर्शन है, जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ओवरीज है, आपका पूरा खाना पचने की सिस्टम भी यहीं पे ही है, और आपके किडनी का भी नीचे का फंक्शनल पार्ट। ऐसे तो किडनी सिचुएटेड है 5th एंड 9th में, लेकिन उसका जो फंक्शंस है वो मूत्राशय से जुड़ा हुआ है, राइट। किडनी का पूरा फंक्शन हमारा यूरिनल पाइप से जुड़ा हुआ है, यूरिनल एरिया, क्योंकि किडनी में जो भी आपका जो पूरा ड्रेन हो जाएगा, कचरा ड्रेन हो जाएगा, और कचरा ड्रेन होने के बाद ब्लड जाएगा ऊपर ऑर्गनों की तरफ, और जो कचरा है वो यूरिन के रूप में यहीं से ही बाहर निकलेगा। तो किडनी इज वन टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन, हाँ या ना। हाँ जी, किडनी इज वन टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है ना, वो आपका 6th एंड 8th हाउस जाएगा। किडनी सिचुएटेड है 5 एंड 9 में, लेकिन दोनों किडनी का पूरा फंक्शनल एरिया वो जाएगा आपका 6th एंड 8th। तभी जो यूरिनल प्रोसेस है, यूरिन बन के कचरा निकलना और बाकी पूरा ब्लड प्यूरिफाई होना और इम्यूनिटी के बनाना। देखो, इम्यूनिटी आपकी यहीं पे हो रही है। आपको एक प्रोसेस समझना है। अगर किडनी काम नहीं कर रही है तो आपको ये मालूम होगा कि अब ये इंसान अपनी बॉडी में खून नहीं बना सकता, राइट। उसका खून बनने का प्रोसीजर निकल गया। अब वो खून जो प्यूरिफाई करना है, वो डायलिसिस मशीन के ऊपर अपने पूरे शरीर के खून का मशीन में एक बार जाएगा और डायलाइज होके वो बाहर निकलेगा। और ये उसको हर एक दिन छोड़ के हफ्ते में किसी को 2 बार, किसी को 3 बार ये प्रोसेस में जाना पड़ता है, बराबर। अब आपको ये समझना है कि अगर ये प्रोसेस 6th हाउस में होगा ना, तो ही आपकी इम्यूनिटी को डैमेज कर सकता है। आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति 6th हाउस में है। अगर आपका किडनी का फंक्शन बिगड़ा तो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बिगड़ी, सीधा हिसाब। आप शरीर में नया ब्लड नहीं बना सकते हो, आपके ब्लड को प्योरीफाई आपका शरीर कर ही नहीं सकता। इसका अर्थ ये हो गया, अगर किडनी पेशेंट डायलिसिस नहीं करा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, उससे ज्यादा वो जी नहीं पाएगा। उसके पूरी बॉडी में पॉइजन घूम जाएगा तुरंत। इसीलिए हमें ये समझना है कि हमारी किडनी प्रोसेस करके हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रही है। बोलो यस और नो।
यस, अगर आपकी किडनी ने उसका प्रोसेस, एक मिनट, अगर आपकी किडनी प्रोसेस करके आपके किडनी में से कचरे को बाहर नहीं फेंक रही है, तो सीधा आप उसका अटैक आपकी इम्यूनिटी बिगड़ने पे होगा। इसीलिए अगर 6 हाउस बिगड़ा तो आपकी किडनी भी बिगड़ सकती है और आपकी इम्यूनिटी भी लो हो सकती है। बस, तो हमें यही सोच के चलना है कि हमारा 6 हाउस बिल्कुल परफेक्ट रहना चाहिए और हमारी किडनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये हमारा फोकस होना चाहिए। बराबर। अब आओ आप 6 हाउस में ही किडनी के साथ ही वो किडनी पीछे की तरफ है, हमारी आगे की बॉडी में ओवरीज है और टेस्टिस ग्लैंड है, इसलिए यहाँ पे आपको एड्रिनल ग्लैंड का फंक्शन मिलेगा। आपके 5th हाउस एंड 6th हाउस ये दोनों में एक्चुअली एड्रिनल ग्लैंड 5th हाउस में जाएगी, क्योंकि ग्लैंड जो पेट के स्टमक के हम नाभि चक्र के लिए बात करेंगे तो वो एड्रिनल ग्लैंड है। यहाँ पे वैसे उसको ग्लैंड का नाम पेनक्रियाज करके दिया गया है। आप अगर 7 ग्लैंड्स देखोगे ना वो उसके पिक्चर में, तो यहाँ आपको पेनक्रियाज ग्लैंड नाम मिलेगी। और अब आएंगे हम 7th हाउस में। 7th हाउस में जो ग्लैंड है उसका नाम है, ओवरीज भी है और टेस्टिस भी है। ग्लैंड का नाम टेस्ट ग्लैंड, सुना होगा आपने नाम। इसको टेस्ट ग्लैंड कहा जाता है, टेस्ट ग्लैंड। अब ये टेस्ट ग्लैंड है वो मेल और फीमेल दोनों के अंदर अलग अलग रीत से काम करती है। फीमेल में जो उसकी मंथली साइकिल है वो ओवरीज के नाम से काम करेगी और मेल में ये काम करेगी टेस्टिस के नाम से। ठीक है, तो दोनों के फंक्शंस, दोनों की बॉडी के पार्ट अलग हैं, तो दोनों के फंक्शंस भी, नाम भी अलग अलग। तो इस प्रकार से हमारे 7 चक्र और 7 ग्लैंड, एक बार मैं 7 चक्र के भी नाम ले लेती हूँ, एक ही 7 ग्लैंड के भी नाम ले लूँ तो आपको ये रिकॉर्डिंग में व्यवस्थित रूप से मिल जाएगा। चलेगा। हाँ जी, तो अभी हम ये ले लेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा ये जो क्राउन चक्र है, ब्रेन है, वो सहस्त्रार चक्र है और यहाँ पे जो हमारी जो ग्लैंड है वो है पीनियल ग्लैंड। पीनियल, उसके बाद पिट्यूटरी, हमारा ये दूसरा चक्र जो आज्ञा चक्र है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद तीसरा चक्र है विशुद्धि चक्र जो गले में है, और गले में जो है वो ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। अब चौथी है हमारा हृदय चक्र, अनाहत चक्र, और वहां पे जो ग्लैंड है उसका नाम है थाइमस ग्लैंड, इसको थाइमस ग्लैंड बोला गया। उसके बाद आओगे पेट के ऊपर नाभि चक्र है और मणिपुर चक्र, नाभि चक्र जो एक ही नाम है दोनों का, और इस चक्र का नाम है, इस इधर की ग्लैंड का नाम है एड्रीनल ग्लैंड। उसके बाद आओ नीचे स्वादिष्ठान चक्र, नाभि के नीचे का चक्र, यहाँ पे आपकी ग्लैंड मिलेगी आपको पैनक्रियास ग्लैंड। अब उसके नीचे आएगा स्वादिष्ठान के बाद मूलाधार चक्र जो 7वां चक्र है, और यहाँ की जो ग्लैंड है उसका नाम है टेस्टिस ग्लैंड। ठीक है, तो ये 7 ग्लैंड और आपके 7 मेन ऑर्गन। एक बहुत महत्व की बात हमें समझनी है कि यदि हमें ये 7 ग्लैंड में कोई बड़ा सा प्रॉब्लम आपकी कुंडली के हिसाब से भी, आपके गोचर ग्रहों के हिसाब से भी अगर खड़ा होता है तो अच्छी भली आपकी ग्लैंड बिगड़ना शुरू करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट एक ही पॉइंट है कि जो भी कैंसर होते हैं ना वो सारे के सारे ये 7 ग्लैंड के ऑर्गन में ही होते हैं। जितने भी 8 से 10 प्रकार के कैंसर के नाम है वो 10 के 10 कैंसर सिर्फ ये ग्लैंड बिगड़ने के कारण होती है। जैसे कि अगर ब्रेन का हो रहा है तो ब्रेन ट्यूमर, उसके बाद अगर पीछे का हो रहा है स्मॉल ब्रेन का,
तो उसको आप हेमरेज कह सकते हैं, या जो भी आप उसको पैरालाइज कह सकते हैं, हेमरेज कह सकते हैं, ये जो भी हो रहा है, ब्रेन कैंसर होता है वो भी उसी का होता है। उसके बाद आप आओ गले में, तो आपको पता होगा थायराइड ग्लैंड जो इतनी छोटी छोटी 2 द्राक्ष की साइज की होती, ग्रेप्स मालूम है ना, सूखी लाल ग्रेप्स कितनी छोटी है, इतनी छोटी सी, और वो अगर कैंसर की गांठ में परिवर्तित हो जाए ना तो जांबू जितनी बड़ी हो जाएगी। ये ग्लैंड काम करना बंद कर देगी अगर वो जांबू जितनी बड़ी हो गई तो। समझ में आ रही है मेरी बात? ये हुई आपकी थाइमस अरे थायराइड ग्लैंड, और उसको थायराइड भी पता है आपको, थायराइड में तो बहुत नेगेटिव होता है, अगर जिसकी बॉडी बढ़ने लग गई वो बढ़ती ही जाएगी, और जिसकी दुबले होने लगे वो दुबले होते ही जाएंगे। उसके बाद आओ आपके अनाहत चक्र, और अनाहत चक्र की जो ग्लैंड है वो एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड के बिगड़ने से हार्ट अटैक, हार्ट में वाल का फंक्शन बिगड़ना, और उससे भी दूसरी बड़ी बात, अगर आपका आपके एड्रीनल ग्लैंड बिगड़ रही है तो लंग्स कैंसर की संभावना 100% हो जाती है। लंग्स कैंसर जिनको भी हुआ है वो सारा एड्रीनल ग्लैंड की वजह से ही होता है। उसके बाद आओ आप उसके नीचे की ग्लैंड आओ, उसके नीचे जो है ग्लैंड है वो पेनक्रियास ग्लैंड है। आपको पता होगा कि पेनक्रियास कैंसर, पेनक्रियास का कैंसर, फिर लीवर का कैंसर, उसके बाद स्टमक का कैंसर, जठर जो जिनको भी होता है वो स्टमक कैंसर, वो भी, ये सारी चीज ये सिर्फ और सिर्फ पेनक्रियास ग्लैंड की बिगड़ने की वजह से होता है। उसके बाद आओ आप उसके भी नीचे की जो भी ग्लैंड है वो है टेस्टिस, और टेस्टिस में तो आपको पता है कि सबसे बड़ा जो है वो ओवरी कैंसर, यूट्रस कैंसर, ओवरी कैंसर, फिर ये जो सबसे बड़ा मेल में जो कैंसर होता है ना, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट का कैंसर होने का एक ही रीजन है, वो है सिर्फ और सिर्फ आपकी टेस्ट ग्लैंड। तो बात क्लियर हो रही है मेरी समझने की? जितने भी प्रकार के कैंसर है वो 10 के 10 प्रकार के कैंसर सिर्फ हमारी ग्लैंड में परिवर्तन आने से ही होते हैं। और आपको भाव भी मालूम पड़ गया, अब आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर बहुत अच्छे से बन सकते हो। आपको भाव मालूम पड़ गए हैं, आपको ग्रह की स्थिति मालूम पड़ गई। अगर आपको लगे कि ये इंसान को यहाँ से थोड़ी बहुत भी शुरुआत हो रही है तो आप तुरंत तुरंत उसका इलाज एस्ट्रोलॉजिकली भी शुरू कर सकते हो। जो जो ग्रह डैमेज है उसको बलवान कराओगे तो अपने आप ये कैंसर की दवाई के साथ साथ ये कैंसर कीमोथेरेपी जैसा काम करेगा। दूसरा, आयुर्वेद में भी ये बहुत बढ़िया इसका इलाज है, वो है आपको पता होगा कि कड़वाहट का खाना, जैसे ही कड़ू और करियातू ऐसे 2 प्रकार के पाउडर मिलते हैं बाजार में। कड़ू और करियातू लेने से कितने भी भयंकर से भयंकर रोग अगर हमारे शरीर में होते हैं ना, वो सारे रोग कचरा शरीर से बाहर निकल जाए। उसके अलावा नींबू, नींबू का रस, रोज 1 नींबू छिलके के साथ, उसको अगर किसी को कैंसर हो तो छिलके के साथ देना चाहिए, क्योंकि छिलका बहुत कड़वा होता है नींबू का। नींबू का छिलका बहुत कड़वा होता है और ये कड़ू करियतु की तरह ही औषधि का काम करता है। और जिनको भी कड़ू और करियातू ऐसे 2 पाउडर मिलते हैं। कड़ू और करियातू आपको आपको आयुर्वेदिक स्टोर में ये मिल ही जाएंगे। दोनों पाउडर है लेकिन बहुत कड़वे होते हैं, पाउडर ही आते हैं दोनों। जैसे सूट पाउडर है, जैसे पिपरी मूल पाउडर, ऐसे ही कड़ू करियातू आपको नाम देना है, कड़ू करियातू। ये पाउडर ऐसा है, हम लोगों के जैनों में आंबील में ये पीते हैं, उसका पूरा ग्लास भर के कड़ू करियातू पी जाते हैं। इतना कड़वा होता है वो, पीले रंग का लिक्विड बनता है उसका, अदरक जैसा ही। तो ये आपके शरीर में से जहां भी कचरा होगा उसको बाहर फेंक देगा, जहां भी रोग के जर्म्स बैठे होंगे वो सबको बाहर फेंक देगा।
और ये एक और चीज मैंने आपको बताई ना, ये कड़ू करियतु के साथ मैंने और कहा नींबू, नींबू नींबू का रस। आपको ये पता होगा कि पहले के जमाने में जो अचार बनता था, नींबू काट के ही पूरा 4 टुकड़े का ही अचार बनता था। आज भी मिलता है लेकिन वो पहले के जैसा नहीं मिल रहा है। पहले के जमाने में तो, आज तो सब साइट्रिक और सब उसमें एसिड डाला हुआ होता है, वो कड़वाहट तो उसमें आपको मिलेगी ही नहीं। वो सारी कड़वाहट को निकालने का उनके पास सब तरीके हैं। आपको क्या करना है, नींबू के रस के 4-4 टुकड़ा करना, पूरे आप पूरे नींबू का छिलके के साथ 4 या 6 या 8 टुकड़ा करके सीधा गैस पे चढ़ा देना। गैस पे चढ़ाओ, उसमें नमक डालो, जो डाल बस, बाकी तो कुछ नहीं डालना है। और उसको उबालो उबालो उबालो, पूरा लिक्विड खत्म हो जाना चाहिए। और लिक्विड जैसे ही जल जाए ना पूरा, बस फिर बॉटल भर के रख दो, कुछ नहीं डालो उसके अंदर। ये जितना नेचुरल खाओगे ना बेस्ट। मिर्ची डाल सकते हो चाहो तो, अगर आपको थोड़ा सा तीखा चाहिए तो बस, बाकी कुछ नहीं। और ये नींबू का अचार बनाने के 2 महीने बाद से आपको खाना शुरू करना है। और मैं तो यही कहूंगी कि किसी एक इंसान को, नॉर्मल इंसान 3 टुकड़े रोज खाए उसमें से, और जिनको कैंसर हुआ है वो 4 से 5 टुकड़े रोज खाए। इससे बढ़िया साइट्रिक एसिड उसको कहीं से भी नहीं मिले, कहीं पर भी नहीं मिले। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। नींबू कीमोथेरेपी के बराबर काम आता है। तो इसीलिए हमें ये नींबू और साइट्रिक एसिड, और आपको ये पता होगा नींबू, ऑरेंज, मौसम्बी, वो सब में से हमें विटामिन सी बहुत मिलते हैं, बहुत ही मिलते हैं ना। हाँ, तो बस आपको ये जरूर करना है, क्योंकि ये ही चीज है जो हमारे सारे ग्लैंड्स को मजबूत रखती है। हम तो ये नहीं सोचेंगे कि कैंसर होने के बाद नींबू खाए, हम ये सोचेंगे कि रोज उसमें से 2 टुकड़े नींबू खाओ बनाने के बाद। और आप आपके शरीर को बूस्टिंग करो, विटामिन सी से ऐसे बूस्टिंग करो कि वो कैंसर वेंसर की वहां तक पहुंचने की आपको नौबत ही ना आए। ठीक है, ठीक है। तो आपका ये 7 हाउस हुआ। अभी हमारी एक बाकी रह गया है, एक अभी भी चक्र बाकी है। ग्लैंड्स तो आपकी हुई है 7। जैसे हम पहले से गिनेंगे, पीनियल, फिर पिट्यूटरी, उसके बाद थायराइड ग्लैंड, उसके बाद थाइमस ग्लैंड, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड, उसके बाद पेनक्रियाज। पर एड्रिनल और पेनक्रियाज दोनों एक ही चक्र के ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड और पेनक्रियाज, आपको लीवर और पेनक्रियाज बाजू बाजू में ही पड़े हुए। अब आओ, एड्रिनल पेनक्रियाज को आप एक ही गिनो तो 6 हो गई। उसके बाद टेस्ट ग्लैंड आपकी, नहीं 5 हुई। एड्रिनल और वो 5 हुई, देखो फिर से गिनते हैं, पीनियल, पिट्यूटरी, थाइमस, फिर थायराइड 4, एड्रिनल पेनक्रियाज 5 दोनों। अब आओ छठे पे आओ, टेस्ट ग्लैंड्स, और 7वीं आएगा मूलाधार चक्र। बराबर, मूलाधार चक्र। और यहाँ पे जो भी आपके उसका जो फंक्शंस है, ये फंक्शंस टेस्ट ग्लैंड और मूलाधार चक्र में सिर्फ 2 उंगली का फर्क है। इतनी ही जगह का फर्क, इतनी ही जगह। इसीलिए ग्लैंड तो यही काम करेगी, मगर यहाँ जो कैंसर का ऑर्गन होता है वो बगंदर का है। फिस्टुला, आप जानते हो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। अगर 8th हाउस बिगड़ा है, अगर मूलाधार चक्र बिगड़ता है, तो आप उसको मसा, हरस, फिस्टुला और भगंदर, ये चारों प्रकार के रोग एक ही जगह से होते हैं। और उसमें कैंसर अगर हो गया ना, तो ना आप खाते बनते हो, ना आप उगलते बनते हो। बराबर, बराबर, बात समझ में आ रही है ना। ग्लैंड्स कहीं नाम कहीं भी आगे पीछे हो, लेकिन ग्लैंड 7 ही है, और चक्र भी साथ ही है, चक्र भी साथ ही है।
अब आपको ये देखना है कि कौन सा चक्र कौन से ग्लैंड के साथ कौन से ऑर्गन को पकड़ के बैठा है। हम तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर बनने जा रहे हैं, हमें तो उसका रूट पकड़ना पड़ेगा, बराबर। अगर हम रूट नहीं पकड़ेंगे तो फिर आगे कैसे जवाब दे सकेंगे? हम आगे जवाब नहीं दे सकते। लोअर हैंड्स कला जी, आपको कुछ पूछना है? इन्होंने, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो। सॉरी, हाँ मैंने अभी देखा। हाँ जी, आप उसको उबालो ज्यादा। देखो देखो, मैं समझाती हूँ। आपको क्या करना है कि हर महीने में ताजा बनाना है। आपको ये बना के नहीं रखना है, आपको खाली 15-20 नींबू लेना है। ये 1 साल के तक के लिए प्रिजर्व नहीं करना, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं पड़ेगा, बराबर। आपको डालना नहीं। आप क्या करोगे पता है? उसको काट दो, उसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी, वो दो डाल के है ना, उसको 2 घंटे तक, मैंने पूरा पूरा रेसिपी नहीं बताया, गलती हो गई है। आपको क्या करना है, उसको 2 घंटे तक ढक के रख देना। आप अंदर नींबू, हाँ, सारा पानी छूट जाएगा। वो छूटने के बाद उसको उबालना है, हल्दी और नमक। नहीं, तुरंत नहीं रखना है, तुरंत नहीं, क्योंकि होगा क्या कि जो प्रोसीजर 3 घंटे बाद पानी छूटने का है ना, वो आपके आचार बनने के बाद छूटेगा। तो वो तो गलती हो जाएगी, क्योंकि आपने तो उबाल के रख दिया। अब अंदर से जो पानी छूटा है, वो पानी तो उसको बिगाड़ ही देगा। तो आप उसको 3 घंटे तक छोड़ दो। हाँ, 3 घंटे तक छोड़ दो। उसके बाद ऐसा उबालो इतना। आप उसमें थोड़ा सा शक्कर भी डाल सकते हो, मीठा खाने की भी छूट है। और अगर थोड़ी शक्कर डाली होगी ना, थोड़ी शक्कर डाली होगी ना, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं बिगड़ेगा, 6 महीने तक नहीं बिगड़ेगा। हाँ, और आपको क्या करना है पता है? एक बनाना है, हर महीने बनाना है। 15 नींबू का आप बनाओगे हर महीने, मतलब 1 महीना उसको रखोगे, फ्रिज में ही रखो, बाहर रखने की जरूरत नहीं। एक एक महीना रखोगे और आगे कब बनाया हुआ खाना शुरू करोगे। हाँ हाँ, ठीक है। आप सरसों का तेल में भी, उसको बहुत अच्छा है, वो खाना ही चाहिए सरसों का तेल भी। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपको खाली ये देखना है कि पानी का भाग अंदर से पूरा खत्म हो जाना चाहिए, बस। अगर उसमें पानी का भाग बाकी है और पूरा पानी का भाग खत्म नहीं हुआ है, तो उसको बिगड़ना ही बिगड़ना। ठीक है। हाँ, बस अभी ऐसे करोगे तो वो बिल्कुल नहीं बिगड़े। मगर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालोगे, अगर हेल्थ के लिए आप खा रहे हो तो। विनेगर डालो या कोई पाउडर प्रिजर्वेटिव डालो, कुछ भी डालो, उससे हेल्थ में और बिगाड़ आएगा, और बिगाड़। बस आप जो चीज के लिए खा रहे हो ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको उसमें कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट मिले। ठीक है। हाँ जी। हाँ, अभी जो हम 8वें स्थान पे थे, 8वां स्थान है मूलाधार चक्र। 8वां स्थान है हमारा आउट गोइंग कचरा, हमारा कचरे के बाहर निकलने का ही स्थान है मूलाधार। अगर आपके खाने में मिर्ची ज्यादा आ गई, या मिर्ची आप ज्यादा खाते हो, तो फिस्ट्यूला या मसा या हरस या बगंदर होने की 100% शक्यता है, क्योंकि वो निकलने के रास्ता, बाहर का निकलने का रास्ता वही है। और उसी में स्पाइसेस जो भी हमारे टॉयलेट से बाहर निकलेगा, वो हरस या मसा के स्थान पे जाके रुक ही जाएगा। यही वजह है हरस और मसा होने का कारण, क्योंकि ज्यादा उसमें दो चीज सबसे ज्यादा, एक तो ऑयल, तेल, और दूसरा मिर्ची। ये दो ही चीज हरस और मसा लाने के लिए जिम्मेदार, दो ही। तो आपको खाने में मिर्ची कम, तीखा कम, और तेल की मात्रा ज्यादा। आप घी ज्यादा खा सकते हो, लेकिन तेल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज, यहीं से ही मूलाधार से ही हमारा सारा शरीर का ग्रोथ, सारी
एनर्जी, जिसको आप इम्यूनिटी कह सकते हो, जिसको आप आत्मिक पावर कह सकते हो, विल पावर कह सकते हो, कुंडलिनी कह सकते हो, सब की सब इसी जगह पे स्थित होता है। सब चीज से हमें हमें यहाँ से सबसे बढ़िया ताकत कहाँ से मिलेगी? हमें सबसे ज्यादा और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी कौन से बॉडी के पार्ट से मिलेगी? तो वो है मूलाधार, तो वो है हमारी कुंडलिनी शक्ति। तो अगर हम कुंडलिनी शक्ति या इस स्थान को अगर हम सॉलिड और अगर मजबूत करना चाहे, तो हमें सबसे पहले तो खान पान पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने खान पान बिगाड़ा ना, तो सीधी बात है कि मूलाधार और यहाँ के रहे हुए ऑर्गन्स तो बिल्कुल बिल्कुल support। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यही एरिया है डिस्चार्ज का। देखो, आपको ये पता होगा कि किसी या तो यहाँ पे भगंदर या मसे का प्रॉब्लम हो, या फिर अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हो। और तीसरी एक और बात, जो लोअर एब्डोमेन में से जो भी जिनको जिनको भी हर्निया और जो भी गांठ बड़ी होती है, और उसमें से अगर कोई प्रॉब्लम या पेट में कैंसर की गांठ हो जाती है, तो उसके लिए हमारे एक चक्र नहीं, छठा, सातवां और आठवां तीनों चक्र जिम्मेदार होता है। कोलाइटिस मालूम होगा, कैंसर होना, आप अभी डॉक्टर हो, आपको सारे रोग का पता होना चाहिए, और आपको सारे रोग कौन से ऑर्गन के बिगड़ने से और कौन सी आपकी ये जो ग्लैंड्स है वो बिगड़ी है और जिसकी वजह से ये रोग हो सकता है, वो सारा नॉलेज आपको जबानी याद होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताओ? हाँ, हाँ, होना ही चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरे ये ग्रह बिगड़ने के कारण मुझे यहाँ का ये रोग हो सकता है, और ये मेरे, या तो फिर मेरा ये ग्रह बिगड़ने के कारण मुझे यहाँ का रोग हो सकता है। आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए। और अब तो एस्ट्रोलॉजी में से आप उसको देख रहे हो, तो अब तो कुंडली में भी आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ कोई हर्षल प्लूटो बैठा है तो डेफिनेटली यहाँ का रोग हो सकता है, यहाँ कोई नीच का ग्रह बैठा है तो भी रोग हो सकता है। आपको हर्षल, प्लूटो, राहु, केतु और नीच के ग्रह, यही ग्रह पकड़ के तो चलना है। ये भाव या ये ग्लैंड को अशुद्ध कौन बना सकता है? कौन सा ग्रह बना सकता है? उसको वही ग्रह बनाएगा जो ग्रह में शुद्धता नहीं है। सीधा हिसाब है ना? जो ग्रह शुद्ध नहीं है, तो वो ग्रह जहां का मालिक होगा उसको भी बिगाड़ेगा, और वो जहां बैठा होगा उसको भी बिगाड़ेगा। बिगाड़ेगा कि नहीं बिगाड़ेगा? बिगाड़ेगा। तो हमें ये अपनी कुंडली से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपके कौन से ग्रह बैठे हैं, और ये ग्रह बैठने के बाद यहाँ के मालिक कहाँ जाकर बैठे। मालिक की भी हालत खस्ता होनी चाहिए, यहाँ बैठे हुए ग्रह भी नीच या अशुद्ध प्रकृति के होने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो वो शरीर को कैंसर से आप नहीं बचा पाओगे। ठीक है, तो अब उसके बाद दशा अंतर्दशा देखनी है, ये कौन से पीरियड में आएगा। तो जो ग्रह का जो दशा अंतर्दशा देने का पीरियड होगा, वो उसी में ही उसको तकलीफ देगा। हो सकता है किसी को 20-25 साल की उम्र में हो जाए, हो सकता है किसी को 70 साल के बाद हो जाए, क्योंकि सबकी कुंडली में वो ग्रहों की दशा अंतर्दशा अलग अलग समय पे होगी। इसीलिए आपको समय भी गोचर, आप देखो एस्ट्रोलॉजी में एक ही खाली भाव देख के या ग्रह देख के कभी भी प्रेडिक्शन नहीं होता। आपको ग्रह गोचर भी सीखना है, आपको दशा भी सीखना है, और आपको ये भाव और कौन से ग्रह कब बिगड़ते हैं, किस कारण बिगड़ते हैं, ये सारा तरीका आपको प्रेडिक्शन के टाइम पे अप्लाई करना पड़ेगा। है ना रेणु जी? खाली एक दो चीज, हाँ, आप खाली एक दो चीज, आप एक दो चीज जान के कोई प्रेडिक्शन करने बैठोगे तो वो चलने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 7 भाव, 7 ग्लैंड, आपके 8वें भाव में 7वीं ग्लैंड आई। अब बोलो कोई क्वेश्चन? सात, हाँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं आज बार भाव खत्म करना चाहूंगी।
ठीक है, आगे जाए। हाँ जी, हाँ, तो अभी हम आगे जाएंगे। ये हमारा हुआ 8वां भाव। 8वें भाव में जो नीचे का एरिया है, पीछे की साइड किडनी का भी फंक्शन आएगा। जैसे छठे में आपकी लेफ्ट किडनी का, छठे में राइट किडनी का फंक्शन आता है, तो 8वें में आपकी लेफ्ट किडनी का फंक्शन है। ठीक है, किडनी किडनी स्थित है 9वें में, पर उसका फंक्शन आएगा 8वें। बराबर। तो अब आप 8वें स्थान से आप मूलाधार चक्र भी देख रहे हो, 8वें स्थान से आप अपनी आयुष्य भी देखोगे, आप 8वें स्थान से आपके मृत्यु के समय की स्थिति भी देखोगे कि मृत्यु के समय में अगर आपको कोई रोग आने वाला है या आपकी मृत्यु गूढ़ होने वाली है, किसी रोग के कारण होने वाली है, ये सारी चीज एस्ट्रोलॉजिकली आपकी कुंडली आपको बता दी। और और मूलाधार चक्र ही मूल है, ये बात भूलना मत। मूलाधार चक्र एक ऐसा मूल है, मूलाधार चक्र एक ऐसा मूल है जो मूल बिगड़ने से ही हमारी आयुष्य का अचानक बंद होना निश्चित होता है। 8वां भाव है, मूलाधार चक्र है, और ये मूल है, नाम ही उसका मूल है। पूरी आपके सातों के सातों चक्र के रूट में कौन कौन पड़ा है? मूलाधार। और अगर मूलाधार डैमेज हो गया तो आयुष्य को अंत होने में कुछ ही मिनट लगेगा। आपकी आयु भी तो 8वां स्थान ही बताता है ना, आपकी आयु भी 8वां स्थान बताता है और मूलाधार चक्र भी 8वें स्थान में। तो आयुष्य का अचानक अंत होना, 100 साल जीना है आपको, लेकिन 70 50 60 साल के अंदर ऐसा रोग हो जाए और आपकी मृत्यु तुरंत जल्दी हो जाए, तो उसके लिए रीजन जिम्मेदार कौन आएगा? आपका 8वां स्थान, जो आयुष्य पे भी घात लेकर आया और जो आपके मूलाधार मतलब सातों चक्र के मूल को ही उसने डैमेज कर दिया। मूल डैमेज हुए बगैर मृत्यु नहीं आ सकती। हमारा शरीर का पूरा शरीर का चलना ही मूलाधार के ऊपर। ठीक है, ठीक है, चलो अभी हम आयुष्य की भी बात हो गई 8वें से, अभी आएगा ना 9वें स्थान में क्या आएगा? तो हमारी किडनी की स्थिति आएगी, सिचुएशन। 2 किडनी है, एक लेफ्ट में एक राइट में। 5th हाउस से आप राइट किडनी देखोगे और 9th हाउस से आप लेफ्ट किडनी देखोगे। अब लेफ्ट किडनी और आपका ये जो एड्रिनल और पेनक्रियाज, ये दोनों ग्लैंड का भी दूसरा राइट साइड, आपको तो आपकी सातों की सातों ग्लैंड दोनों तरफ देखनी है। आप देखो ग्लैंड इस प्रकार से बैठी है, 8वां आपका स्थान है लेकिन ग्लैंड 7वीं ही है, उसको 8वें स्थान में नहीं बोला है। बराबर, बराबर। हाँ, क्यों? क्योंकि आप देखो तो 1 से 7 सीधा आप सभी ग्लैंड राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ जाएगी। अगर 8वें में गई तो यहाँ कैसे जाएगी? छठी वाली ग्लैंड ही 8वें में जाएगी ना। स्वादिष्टान चक्र की ही जो ग्लैंड है वो है ये पेनक्रियाज, वो दोनों तरफ जाएगी। एड्रिनल है वो भी दोनों तरफ जाएगी। टेस्टिस ग्लैंड है वो भी दोनों तरफ जाएगी। तो ग्लैंड आपकी 1 से 7 भाव में ही बैठ जाएगी। इसीलिए ग्लैंड को दोनों तरफ देखना है, वो 7 ही भाव तक जाएगी, लेकिन आपके चक्र दोनों तरफ नहीं है। चक्र को दोनों तरफ, चक्र तो पूरा मध्य में ही है, पूरा मध्य, पूरा मध्य। ग्लैंड दोनों तरफ आएगी। देखो ब्रेन भी 2 है। अब आप ऑब्जर्व करो, देखो जो ये ग्लैंड है ना वो सारे ऑर्गन डबल, बड़े ब्रेन भी 2, छोटा ब्रेन भी दोनों तरफ डिवाइड, थायराइड भी दोनों तरफ 2 ग्लैंड है, गले में ही, लेकिन उसकी भी 2 ग्लैंड। ऐसे ही आप लंग्स भी देखो दोनों तरफ है। ठीक है, एड्रिनल, फिर आपकी पेनक्रियाज, अगर लेफ्ट में एड्रिनल है तो राइट में पेनक्रियाज, वो भी दोनों तरफ आ गया। और टेस्टिस भी दोनों तरफ आ गई। ओवरी दोनों तरफ है कि नहीं? लेडीज में दोनों ओवरी दोनों तरफ है, टेस्टिस भी दोनों तरफ, आपको उसके ऑर्गन दोनों तरफ मिलेंगे।
इसीलिए इसी प्रकार से ही हम अपने शरीर के अंदर भी ग्लैंड और उसके ऑर्गन को ढूंढेंगे। बराबर। अब आओ 9th हाउस में। 9th हाउस में आपकी किडनी, लेफ्ट वाली किडनी सिचुएटेड है, और 9th हाउस में हमारे दोनों थाइज आएंगे। थाइज, आपको पता है धन राशि, ये आपको मैं एक हिंट देती हूँ, आप इसी प्रकार से देखना। जो धन राशि वाला या धन लग्न वाला होगा ना, उसके पैर घोड़े के जैसे होंगे। घोड़ा में मजबूत क्या है? घोड़े में सबसे ज्यादा मजबूत क्या है? आप हॉर्स पावर घोड़े को कहते हो। किसी भी मशीन को हम उससे भी ज्यादा ताकत वाला हाथी है, लेकिन क्या उसको गज पावर कहा जाता है? नहीं कहा जाता। उसको हॉर्स पावर ही कहा जाएगा ना, किसी भी मोटर की मशीन की ताकत को, है ना? बाहर आया तो ये जो घोड़ा और उसके पैर आपने कभी देखे हैं? घोड़े के पैर को ऑब्जर्व करो। उसके पैर इस प्रकार से होते हैं घोड़े के, जैसे नीचे से एकदम पतले जाएंगे और ऊपर के थाइस की जगह बिल्कुल मजबूत। इसीलिए नेचुरली 9वें स्थान में धन राशि है और धन के प्रतीक को घोड़ा कहा गया, क्योंकि उसकी जो दौड़ने की ताकत है ना, वो ये थाइस की वजह से ही घोड़ा इतना बढ़िया दौड़ पाता है, और कोई कारण ही नहीं है। अगर उसके थाइस मजबूत नहीं होते तो घोड़ा इतना रेस दौड़ना, सभी प्राणी में सबसे तेज, सबसे फास्ट अगर कोई दौड़ सकता है तो वो है घोड़ा। बराबर। और उसका इतना अच्छे से दौड़ पाने का कारण कौन? उसकी थाइस। अगर थाइस इतनी मजबूत नहीं होती तो घोड़ा इतनी शिद्दत से कभी भी नहीं भाग पाता। अब हम 9वें हाउस में हमारे थाइस को देखेंगे, दोनों जंगा पर, खास करके उसमें आपको लेफ्ट राइट नहीं देखने जाना है, ठीक है? क्योंकि काल पुरुष के अंग में पैर का भाग पीछे की राशियों में ही बताया गया है। आगे मस्तिष्क से लेके नीचे पैर तक का डिवीजन होता है काल पुरुष के। आप अंदर के ऑर्गन देखो तो ही दो तरफ देखना, बराबर। बाकी बॉडी पार्ट को आप एक से लेके एक देखोगे तो मस्तिष्क, और चौथा देखोगे तो हृदय, और 9वां देखोगे तो थाइस, ऐसे आप नीचे उतरोगे, बराबर। अब आओ 9वें में थाइस है और आपकी लेफ्ट किडनी है। 10th में आओ। 10th में आपके दो घुटने हैं, आपके दोनों घुटने 10वें भाव में, और वो घुटना और घुटने के ऊपर पूरे शरीर का वजन लोड, सिर्फ आपका पूरा शरीर आधे से ज्यादा 50 किलो का वजन उठा के चलना। अब सोचो कि आपके थाइस में अगर ताकत ना हो तो आप क्या खड़े भी रह सकते हो? नहीं रह सकोगे ना? आप रह सकोगे ना? ना। अगर थाइस में उतनी ताकत ना हो तो हमारा शरीर का आधा से ज्यादा, मतलब अगर मेरा वजन 100 किलो है तो 50 किलो से ज्यादा वजन, 80 किलो जितना वजन तो मेरे पैर उठाते। खाली पैर का ही वजन मुझे माइनस करना है ना, बाकी तो पूरा का पूरा वजन पैर के ऊपर ही आएगा। तो ये मजबूती पैर को कौन देता है? कौन सा भाव? 9 और 10, बस। मतलब आपके घुटने और आपकी थाई, ये दो के कारण ही आप अपने इतने पैर और इतनी मजबूती से पूरे शरीर को उठा पाते हो, ठीक है? तो 10th हाउस है आपका घुटना, घुटने की प्रॉब्लम या घुटने की कोई तकलीफ। अब यहाँ आपको कोई ग्लैंड नहीं मिलेगी, कोई ऑर्गन नहीं, बड़ा ग्लैंड तो है ही नहीं कोई कि बड़े ऑर्गन की बात आएगी। अब आओ 11th में। 11th में हमारी पक्की पैरों की नली, पिंडलियां, नला जिसको बोला जाता है, नला, और हमारी पैर की पिंडलियां दोनों, इसकी मजबूती और इसकी ताकत और यहाँ पे होने वाले जो भी प्रॉब्लम्स,
एक्सीडेंट हो सकता है, आपके पिंडलियों की हड्डी को कोई डैमेज हो सकता है या जो भी होगा। आपके कुंडली में यहाँ पे जो जो ग्रह बैठे होंगे, एक्सीडेंट होने में जिसके पैर कट जाए या पैरों के नीचे के भाग को कोई तकलीफ हो जाए या पिंडली और घुटने तक के पैर कट जाए, तो आपको 10th हाउस में ऐसा ग्रह बैठा होगा ही होगा उसकी कुंडली में, 100% होगा। इतना समझ ले, इतना समझ ले। अगर आपके पार्टनर के 7th हाउस में अगर प्लूटो हर्षल 2 बैठे हो ना, तो समझ लेना कि आपको बड़ी तकलीफ आने वाली, क्योंकि आपके पार्टनर के 7th हाउस में ऐसा हो रहा है ना, मतलब उसके स्पाउस को प्रॉब्लम आना, तो प्रॉब्लम उसको नहीं आएगा, जिसकी कुंडली में है उसको नहीं आएगा, उसके पार्टनर को आएगा। ये मैच मैचिंग में ये सारी चीज देखनी चाहिए। कुंडली मिलान में तो ये सब खास देखना पड़ता है। और दूसरा ये देखना पड़ता है कि मेरे कारण अगर मेरे पार्टनर को, मेरे हस्बैंड को या मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस ग्रह का सॉल्यूशन आपको खुद को लाना है, उसको नहीं लाना है। इसका सॉल्यूशन आपको लाना है, क्योंकि आपका वो ग्रह डैमेज है, आपकी कुंडली में डैमेज, और जिसकी असर आप अपने पार्टनर के ऊपर, उसकी असर होने जा रही है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब आओ 11th हाउस में। 11th हाउस तो हो गया, अभी 12th हाउस में लास्ट पिंडलियों के बाद आता है हमारे पैर का पंजा, दोनों पैर का पंजा। इसलिए यहाँ मीन राशि बोली। आपके दोनों पैरों के पंजे वैसे भी मछली जैसे ही दिखते हैं, दिखते कि नहीं दिखते? अगर 2 पैर के पंजे हैं तो 2 मछली हुई या नहीं हुई, है ना? दोनों के आकार भी मछलियों जैसे। तो हमारी पैर की पानी, उंगली से लेकर एड़ी तक पूरा जो एरिया है वो है 12th हाउस। हमारे पैर, हमारी लास्ट अंगूठे की बात। यहाँ पे कोई ऑर्गन और वो तो कुछ नहीं आएगा, बस यही आएगा। ऑर्गन में अगर आप देखने जाओ तो आपके 12th हाउस में आपका बड़ा ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन। आपके 11th हाउस में आपका स्मॉल ब्रेन है, लेफ्ट स्मॉल ब्रेन। आपके लेफ्ट ईयर, लेफ्ट ईएनटी, सब यही सारा आपके लेफ्ट में जाएगा। हाँ, पूछिए कला जी, क्या पूछना चाहते पूछिए। हाँ बोलिए। हाँ जी, पहले की जानकारी तो ऐसे ही मिल जाएगी, आप ज्वाइन होते रहो ना, आप सुनते रहो। हाँ, वो तो 1 साल 2 साल, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का सारी चीज आ जाएगी। आप कहाँ रहते, कहाँ हो? हाँ, तो आप ये किताब एक बार मेरे घर से ले लेना, पार्लर से। आप किताब भी ले लेंगे तो उससे भी पढ़ के, ये तो ज्योतिष के सब्जेक्ट है ना, हमारे तो ये कोर्स चलता ही रहेगा। और अभी तो ये ऑनलाइन ही चल रहा है, तो आप कहीं से भी उसको अटेंड कर सकते हो। हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट। हाँ हाँ, हाँ हाँ, जरूर जरूर, आप मेरे घर से यहाँ से मंगा लेना ना, कहीं से किसी से भी चल जाएगा। बराबर। ज्योतिष सब्जेक्ट तो उतना थोड़ा सा वास्ट ही है, डीप है। अगर आपको इंटरेस्ट पड़े तो आप आओ, सुनो, आपको धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलो अभी हम कहाँ थे टॉपिक में? 12th भाव। हाँ, पैर 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 और 12th भाव। तो बस, तो 12th हाउस और हमारे जो ईएनटी और स्पेशली खास करके बड़ा ब्रेन, वो है 12th हाउस में, पैर की पानी के साथ। इसको भी हमें 12th हाउस में मानना है, और इसकी असर हमें यहाँ से देखनी, 12th हाउस से ही देखनी। बराबर। तो आज आपके 12 भाव हुए। 12 भाव से काल पुरुष के अंग और हमारे सारे
आपको ये दोनों दिन के लेक्चर्स में आपको 12 भाव का भी पता चला, 12 भाव के ऑर्गन का भी पता चला, 12 भावों में से कोई ऑर्गन में आपको उसकी ग्लैंड्स का भी मालूम पड़ा, और वहां के मेन क्या क्या बड़े हमारे ऑर्गन है उसके मामले में भी मालूम पड़ा। समझ में आया? हाँ, बस तो फिर अभी इसको हम आगे डीप में अभी हम क्या करेंगे पता है? 12 राशि लेंगे। देखो 12 ग्रह तो हो गए आप लोगों के, सूर्य चंद्र मंगल सब हो गए, 12 भाव हो गए। अब हम 12 राशि लेंगे और अब सभी ग्रहों से रिलेटेड रोग लेंगे। जैसे सूर्य अगर डैमेज है तो क्या रोग हो सकते हैं, अगर चंद्र डैमेज है तो क्या क्या रोग हो सकते हैं। बराबर बराबर। अभी हमें 12 भाव शुरू करने, 12 भाव में 12 राशियां शुरू करनी। नैसर्गिक रूप से हम जाएंगे, जैसे पहली राशि मेष है तो पहला नैसर्गिक भाव भी मेष ही रहेगा। आप 1 से 12 नंबर लगाओगे तो सबसे पहली राशि 1 नंबर वाली राशि कौन सी? मेष राशि। मेष राशि तो हम वो 1 नंबर की राशि का अर्थ है मेष, नाम मेष है तो हम उसी को ही नैसर्गिक रूप से मेष राशि को पहले भाव में देखकर ही पढ़ेंगे। बराबर। उसके बाद जो लग्न होगा उसमें आपको वो राशि का स्वभाव, मान लो कि इसमें सिंह राशि है, लग्न में सिंह राशि है, तो आपको सिंह राशि और ब्रेन का कनेक्शन जोड़ना है। अगर आपके लग्न में पहले भाव में वृषभ राशि है तो आपको वृषभ राशि और पहले भाव के ऑर्गन, बात समझ में आ रही है मेरी? जो लग्न में राशि होगी ऑर्गन तो यही रहेंगे जो आपने पढ़े हो, ऑर्गन कहीं नहीं जाने वाले। रेणु जी मालूम पड़ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है रेणु जी? हमारे ऑर्गन कहीं नहीं जाएंगे। पहले भाव में बड़ा ब्रेन रहना ही रहना है, सेकेंड भाव में ईएनटी रहेगा ही रहेगा, थर्ड हाउस में मेरा माउथ और थ्रोट रहेगा ही रहेगा। चेंज क्या होगा? तो पहले भाव की राशि बदल सकती है, दूसरे भाव की राशि बदल सकती है, तीसरे भाव की राशि बदल सकती है या नहीं? लेकिन हर एक भाव में ऑर्गन के साथ जो राशि है, अगर मेरा कर्क लग्न है तो मेरे पहले भाव में ब्रेन के साथ, चेहरे के साथ मुझे कर्क राशि को जोड़ना है। बरोबर। आपका अगर कल्पेश जी का कौन सा लग्न है आपका? आपका सिंह लग्न है तो आपको पहले भाव से, आपके चेहरे से आपको सूर्य को जोड़ना है। सूर्य को भी जोड़ना है क्योंकि सिंह का मालिक सूर्य है, और सिंह राशि को भी जोड़ना है कि भी सिंह राशि है तो सिंह राशि वाला जातक कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, चेहरा उसका कैसा होता है, क्योंकि यही तो चीज है जो हमारा शरीर बनाएगी। हमारे शरीर और हमारे स्वभाव को राशि ही तो फल देती है ना। हाँ, तो हमें इस प्रकार से इन सबको आगे जोड़ के करना पड़ेगा। चलो हम शुरू तो कर ही लेते हैं, अभी भी 10 मिनट है तो टॉपिक नया ये वाला शुरू कर दे, कर दू? ठीक है, तो चलो अभी हम मेष राशि की बात करेंगे। बराबर। पहले भाव और आपने उसकी मालिकी तो देख ली ना, पहले भाव में कौन कौन से आपके नैसर्गिक ये ग्रह आते हैं, ये तो आपने देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि पहले भाव में नैसर्गिक राशि है मेष, तो अगर आपकी कुंडली में मेष लग्न है, अगर आपकी जन्म कुंडली, लग्न कुंडली मेष लग्न है, तो मालिक कौन हुआ? मंगल। और पहले भाव का कारक कौन है? सूर्य। तो अब सूर्य मंगल दोनों मिलके आपके ब्रेन को ज्यादा कमांड करेंगे। मेरी बात क्लियर हुई?
अगर कोई मेष लग्न है तो उसके पहले भाव को उसके बड़े ब्रेन का पे कमांड सूर्य और मंगल का ज्यादा रहेगा। अब सूर्य मंगल का ब्रेन पे कमांड, सोच पे कमांड, तो मतलब क्या हुआ, ये किसी ना किसी सेना में होना चाहिए या किसी लीडिंग में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाँ, वो फिर कोई राजकारण में भी होना चाहिए। वो किसी न किसी हम ये कह सकते हैं एनजीओ का लीडर होना चाहिए, ट्रस्टी होना चाहिए। उसके बोलने में ही, शब्द में ही प्रभाव आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा, है ना? उसका दिमाग भी मंगल की तरह लड़ायक होगा। अच्छा, एक ये बात सोचो कि मेष राशि वाला लड़ायक ज्यादा है लेकिन वृषभ राशि वाला कम, ये तो हकीकत है ना? मीन वाला भी कम, ये तो हकीकत है। तो ये इसका कारण क्या है? क्योंकि मेष राशि अगर लग्न में है तो वो उसके दिमाग को अग्रेसर बनाएगी, लड़ायक बनाएगी, फाइटर बनाएगी। तो अग्रेसिव बना, फाइटर बना, तो बात बात पे जाके किसी भी झगड़े को सुलटाने के लिए वो जाएगा ही जाएगा। उसको लीडरशिप चाहिए। ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि अगर पहले भाव में नैसर्गिक राशि मेष है, हम पूरा का पूरा मेष से लेके मीन तक जाएंगे। बात मेरी क्लियर हो रही है आपको? पहले भाव में मेष लग्न, अगर मेष लग्न है तो पहले भाव में मंगल आया, तो मंगल और कारक सूर्य दोनों मिलके उसके मस्तिष्क पे अमल करेगा। अब वो मेष लग्न वाले के सेकंड भाव में अब देखेंगे, सेकंड भाव में कौन सी राशि आई? वृषभ राशि। और कारक कौन है यहाँ पे? गुरु। गुरु कारक है और राशि वृषभ है, तो अब दूसरे भाव में वो मेष वाले जातक को उसकी फैमिली वाले कैसे मिलेंगे? गुरु और शुक्र के प्रभाव वाले ज्यादा मिलेंगे ना फैमिली। फैमिली पे वृषभ राशि की असर ज्यादा होगी, होनी ही चाहिए। तो फैमिली में कैसे लोग मिलेंगे कि तुम जाओ, तुम लड़ो, तुम 12 महीने में, साल में एक बार भी घर पे आओगे ना तो भी चलेगा। बोलो, अपने आप मिलेंगे या नहीं ऐसे? अब अगर कोई नॉर्मल दूसरा लगने वाला है उसको फैमिली से ऐसा सपोर्ट मिलता है? नहीं मिलता है। कर्क लगने वाले को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्क लगने वाले को दूसरे भाव में सिंह राशि आ जाएगी। तो सिंह राशि तो फैमिली वाले तो ऊपर से उसके माथे पे चढ़ के बैठेंगे। फैमिली ही उसको राजा बन जाएगी, उसकी फैमिली वाले राजा बन जाएंगे और कर्क वाले को नौकर बना के रखेंगे। बोलो, रखेंगे या नहीं रखेंगे? तो जो फेवर मेष लग्न वाले को मिलता है वो कर्क लग्न को फैमिली से मिल सकता है? नहीं मिल सकता। क्लियर हुआ रेणु जी? बाकी सबको क्लियर हुआ? हाँ। क्यों? क्योंकि अगर आपके पहले भाव में मेष राशि है तो दूसरा भाव फैमिली पे गुरु और शुक्र का कमांड रहेगा। लेकिन अगर आपके लग्न में कर्क राशि है तो आपके दूसरे भाव में सूर्य और गुरु का कमांड रहेगा। बराबर? तो शुक्र अगर फैमिली में है तो वो नॉर्मल है, वो बहुत बहुत लवेबल है, वो बहुत चुप लोग है। उसकी फैमिली वाले बहुत चुप है, हाँ ठीक है, आप लड़ो जाओ, आप आओ, शांति से चलेगा। आप साल में 1 महीने भी वो घर पे आए ना तो भी चलता है। लेकिन कर्क वाला 10 दिन घर में रह के 11वें दिन भी बाहर गया तो उसको 100 सवाल के जवाब सुनने पड़ेंगे। क्योंकि दूसरे भाव पे सूर्य और गुरु की असर है। क्लियर हो गई ना अभी मेरी बात? तो अब आप आओ थर्ड हाउस पे। मेष लग्न वाले को थर्ड हाउस में कौन से ग्रह हैं? थर्ड हाउस में राशि आएगी मिथुन, मालिक बुध और कारक है
शनि और मंगल, शनि और मंगल कारक है। हाँ, तो अभी थर्ड हाउस मतलब पराक्रम। अब मेष वाले को पराक्रम कहाँ करना है? मंगल और शनि है उसके पराक्रम स्थान के कारक, और मालिक है बुध। देखो थोड़ा सा सोचो कि मेष वाला मतलब जो लड़ायक है, जो सैन्य के लिए लड़ रहा है, वो अपने देश के लिए लड़ रहा है, उसके थर्ड पराक्रम हाउस में कौन से 3 ग्रह मिले आपको? शनि, मंगल और बुध। मतलब उसको बुद्धि की भी जरूरत है उसके पराक्रम में, उसको शनि मतलब शांत रहने की भी जरूरत है, और मंगल मतलब लड़ायक रहने की भी जरूरत है। बोलो ये दोनों तीनों चीज उसके पराक्रम में होती है या नहीं होती है? अगर वो मेष वाला या तो वो मिलिट्री में है, या तो वो पुलिस में है, या तो वो डॉक्टर है। अब ये तीनों में मंगल लड़ायक चाहिए या नहीं? शनि की शांति चाहिए या नहीं चाहिए? और बुद्धि, एक सामान्य सैनिक भी अपनी बुद्धि के अनुसार ही ऑन द स्पॉट डिसीजन लेता है। उसको हर एक सैनिक को अपनी व्यू रचना बनानी पड़ती है, राइट? हर एक डॉक्टर को अपना प्लान बनाना पड़ता है सर्जरी के वक्त। या सर्जरी चालू करने के बाद वो किसी डॉक्टर को पूछने जाता है क्या कि अब मैं क्या करूं? नहीं, नहीं, ऑन द स्पॉट बुद्धि चाहिए ना उसको। तो पराक्रम स्थान में बुध क्या देगा? बुद्धि देगा। अब समझ में आ रही है? वो मेष लग्न के आप सभी 12 राशि और 12 भाव को उसके कारक और मालिक से जोड़ोगे ना, तो परफेक्टली आपको लग्न पढ़ने में मजा आएगी। अभी आप फर्स्ट ईयर ही पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? फर्स्ट ईयर में भी ऐसे नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा था? क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर में मालिक और कारक याद रखना जरूरी होता है। अब उसी पे फोकस करोगे तो फलादेश तो एक तरफ रह जाएगा। अब अगर मालिक और कारक याद है तो ही आपको पता है कि ये मेष लग्न का जातक है, तो उसका थर्ड हाउस जबरदस्त मजबूत होना चाहिए ही चाहिए। और पराक्रम में बुध ना हो तो कोई भी सैनिक, कोई भी डॉक्टर, कोई भी पुलिस ऑन द स्पॉट पराक्रम बता नहीं पाएगा। कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आप जाओगे उसको रिपोर्ट बताओगे तो उसको क्या वो बुक खोल के आपको जवाब देता है? नहीं ना। नहीं, क्योंकि उसको सारी चीज एक वोकेब्युलरी की तरह, बुध की तरह उसके दिमाग में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो थर्ड हाउस में बुध की मिथुन राशि उसको यही फल देती, उसको यही फल देती है। उसके दिमाग, उसके पराक्रम, उसकी सोच, उसका प्रेजेंटेशन, थर्ड हाउस ही है विचारों की रजूआत। तीसरे भाव से ही आप अपने विचार अपने मुंह के द्वारा बाहर निकालते हो। तो ये मेष लग्न वाला जो भी बोलेगा ना परफेक्ट बोलेगा, क्योंकि थर्ड हाउस में शनि का भी पावर, मंगल का भी पावर और बुध का भी पावर मिल गया, मिल गया, मिल गया। अब आप आओ आगे, कर्क में आओ। चौथे में कर्क राशि है। अब कर्क राशि में कारक यहाँ उसको कौन कौन से मिलेंगे? तो चंद्र, मालिक भी चंद्र, चंद्र डबल हो गया। उसके बाद मंगल, शनि और बुध ये तीनों भी मिलेंगे। कारक है ही मंगल, मंगल, शुक्र और बुध, ये तीनों की भी कारकत्व यहाँ पे है। अब आपको ये सोचना है कि डबल बना हुआ चंद्र, चंद्र डबल है। आप एक चीज ऑब्जर्व करो, अभी एक ही चीज ऑब्जर्व करो। सबसे ज्यादा हार्ट फीलिंग पुलिस की ज्यादा होती है या डॉक्टर की ज्यादा होती है?
मिलिट्री की ज्यादा होती है या नॉर्मल आदमी की ज्यादा होती है? देखो, डॉक्टर किसी की सर्जरी कर रहा है तो सिर्फ उसको बचाने की सोच से ही कर रहा है, क्योंकि अब उस ये डॉक्टर इसकी पीड़ा नहीं देख सक रहा है। समझ में आ रही है आपको? और वो वही सोचेगा कि मैं ऐसा ऑपरेशन करूं कि इसको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। यही सोच लेके एक लश्करी और मिलिट्री वाला घूमेगा। मिलिट्री वाला अपनी फैमिली घर पे छोड़ के बॉर्डर पे रहता है महीनों तक। क्यों रहता है? सिर्फ एक ही सोच के कि भाई मेरे देश की रक्षा होनी चाहिए, दुश्मन का कोई भी आदमी अपने देश को परेशान करने में कामयाब नहीं होना चाहिए। सिर्फ यही सोच है ना उसकी। तो ये सारे अपना सुख देख रहे हैं या दूसरों का सुख देख रहे हैं? पुलिस भी पूरी रात बाहर सर्चिंग करता है, नींद छोड़ के, घर छोड़ के करता है ना। ये पेंडेमिक में समझ में आता है, नॉर्मल में नहीं, पेंडेमिक में भी। कि पेंडेमिक में जो पुलिस में है, जो गवर्नमेंट के जो भी लोग हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी रिस्क में लेकर काम किया या नहीं किया है? किया है। किया है। अब क्यों किया? अगर इनके ऊपर मेष, इनके लग्न पर मेष की असर नहीं हो तो चौथे में डबल चंद्र आएगा। मालिक भी चंद्र और कारक भी चंद्र चौथे में। अब दिल के स्थान में, हृदय के स्थान में डबल चंद्र आए तो वो इंसान कैसा? वो इंसान हृदय से कितना भावुक रहेगा, आप समझ सकते हो? वो जो भी कार्य कर रहा है भावुकता में कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हम्म। वो भावुकता में ही कर रहा है। वो जो भी कर रहा है पैसे मिलने से ज्यादा उसके अंदर भावुकता है। क्योंकि इन मेष लग्न वालों या लग्नेश अगर मेष राशि में है तो ऐसे जातकों के चौथे स्थान में चंद्र दुगुना फल दे रहा है। और आपने ये भी सुना होगा, बहुत से ऐसे जो मिलिट्री में है, जो गन का उपयोग करते हैं या ये करते हैं, ये बहुत जल्दी हार्ट से या सोच से फीलिंग्स में डैमेज होते हैं। आपको ऐसे भी किस्से मिलेंगे इनमें से कि किसी प्रेयसी से उनको प्रॉब्लम हो गया या वाइफ को किसी और के साथ देख लिया तो सीधा जाके गोली से दोनों को मार के आ गए। सुनते हैं ना ऐसा? आज जो दो चार वो पिक्चर नहीं बना था, एक दो ऐसा ही तो बना हुआ है ना। दो तीन बहुत सारे पिक्चर आ गए हमारे तो ऐसे रियल स्टोरी वाले। क्योंकि इन लोगों का दिमाग वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। डबल चंद्र है ना, चौथे में डबल चंद्र है, चौथे में डबल चंद्र वाले हमेशा सेंसिटिव होते हैं। एक तो चंद्र भी डबल, ऊपर से वहां शुक्र भी कारक। तो डबल चंद्र और शुक्र, और इनकी भी माशूका प्रेयसी इनको होती ही होती है। ये लोग एक चिट्ठी आ जाए ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो ये जो भावुकता उनके अंदर ज्यादा मिलेगी ना मेष लग्न वाले को, इसका कारण इनका फोर्थ हाउस। क्योंकि यहाँ पे चंद्र भी डबल है, जो भावुकता और फीलिंग्स के बेस ऊपर काम कर रहा है। और दूसरा, इनके भावुकता के साथ साथ शुक्र भी यहाँ का कारक है। तो चंद्र शुक्र साथ में होने से तो प्रेम, संवाद, लव अफेयर, अफेक्शन, ये तो आना ही आना है। ये तो आना ही आना है। ये सबसे ज्यादा और सबसे बढ़िया शायर भी होते हैं, मालूम है आपको? होते हैं। ज्यादातर आपको डॉक्टर और पुलिसों का रिटायर होने के बाद का शौक अगर आप सुनोगे ना तो ज्यादा संगीत संध्या,
या गाने का शौक ये लोग मेंटेन करते हैं? आपको होगा डॉक्टर साहब, संगीत का शौक बहुत होगा। यही कारण ये आपका 4th हाउस बोल रहा है।